जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। और ये तीन बेहद मशहूर और अपने आप में ही परिपूर्ण कवित्री यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नाजिश जी, सुशीला जी और साथ ही पल्लवी जी। लेकिन सभी की एक एक कविताएं शुरुआत में हो जाएं, क्योंकि उन्हीं कविताओं से आपको इनके लिखने का अंदाज पता चल सकेगा। सुशीला जी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार सभी को और बहुत धन्यवाद। आज तक का लखनऊ में स्वागत है। इतनी ठंड में आप लोग लखनऊ आए हैं, इसके लिए अलग से थैंक यू। और दरअसल हमने ठंड की कल्पना नहीं की थी। पिछली बार जब हम यहाँ लखनऊ आए थे तो हमने फरवरी के अंत में किया, तब यहाँ गर्मी हो गई थी, तो हमने सोचा जनवरी में कर देते हैं। अब जनवरी में चुनाव ऐसी तारीखों का हो गया जो राम की प्राण प्रतिष्ठा से एकदम सटी हुई थी, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी ऐसे में ये इतना बड़ा आयोजन करना, उसके बाद 22 जनवरी के कार्यक्रम को कवर करना, ये हमारे लिए एक चुनौती थी, जिसके लिए तो आपका सहयोग आप सभी का मिला। बहुत ही बड़ी चुनौती थी जिसको आपने स्वीकारा और लखनऊ में आए। तो लखनऊ पहले आपका शहर है, तो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराएंगे जब आप अपनी कविता सुनाएंगी, और थोड़ी गर्मी भी आएगी, उम्मीद करते हैं उससे। अपनी कविता पढ़ रही हूँ। कविता का शीर्षक है अयोध्या। चूंकि अयोध्या इस समय थोड़ा फोकस में है, आप सभी जान रहे हैं, तो अयोध्या पर मेरी एक सीरीज में कविताएं हैं। काफी दोस्त पढ़ चुके हैं, तो मैं उन्हीं में से एक कविता पढ़ रही हूँ। अयोध्या। 14 कोसी अयोध्या में आते हैं तीर्थयात्री, परिक्रमाएं करते हैं नंगे पांव। 14 कोसी अयोध्या में आते हैं तीर्थयात्री, परिक्रमाएं करते हैं नंगे पांव। उनके पांवों के साथ चलती है अयोध्या। डोलते हैं राम आस्था के जंगल में, छिलते हैं पांवों के छाले, रिश्ता है खून। उनके पांवों के साथ चलती है अयोध्या। डोलते हैं राम अयोध्या के जंगल में, छिलते हैं पांवों के छाले, रिश्ता है खून। तीर्थयात्री दुखों की गठरियां ढोते हैं सिर पर। तीर्थयात्री दुखों की गठरियां ढोते हैं सिर पर। उफनती है सरयू कि धो दे उनके पांव। उफनती है सरयू कि धो दे उनके पांव। उमगती हवा कि सुखा दे उनके घाव। उमगती है हवा कि सुखा दे उनके पांव। पर उनकी परिक्रमा कल भी अनवरत थी, आज भी अनवरत है, और सदियों तक यूं ही होती रहेगी 14 कोसी खोज राम की। धन्यवाद। बहुत खूब। तो राम में माहौल है, ऐसे में श्री राम और अयोध्या के साथ आपने सुशीला जी शुरुआत करी है। पल्लवी जी, आप भी श्री राम पर कुछ लिखकर लाई हैं या फिर प्रेम से जुड़ा हुआ कोई कविता आप यहाँ पर पेश करेंगी? क्योंकि आप सभी में एक चीज दरअसल काफी मतलब मिलती जुलती है कि सभी बहुत ही व्यापक रूप से प्रेम को अपनी अपनी कविताओं में जोड़ती हैं। अलग अलग भाव हो सकते हैं, आपकी लिखने की शैली अलग हो सकती है, लेकिन पल्लवी जी की भी जो रची हुई कई सारी कविताएं मैं पढ़ भी रही थी, तो आप किस तरीके से आज इस मंच पर शुरुआत करेंगे? प्रेम तो आपने बहुत पढ़ लिया ना, और राम जी के लिए मैंने कुछ, क्योंकि ऐसा समय है तो कुछ सोचा था, तो मैं उसी से शुरू कर दूं। ऐसे समय में जब एक का गलत दूसरे का सही, दूसरे का सही तीसरे का गलत बनता जा रहा है, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, कानों को बंद करने की भी जुगत लगा ली। सारे दृश्य मिट चुके हैं, ध्वनियां शांत हो गई हैं। ऐसे में मुझे दिखाई दे रहे हैं राम। ऐसे में मुझे दिखाई दे रहे हैं राम, जो घट घट वासी हैं, जो अविनाशी हैं, जो एक के मन के भीतर दूसरे की खूबसूरती निहारते हैं और दूसरे के मन के भीतर बैठ तीसरे की सराहना करते हैं। वो मुझसे कहते हैं, तुम मुझे वहां देखना जो मुझे नहीं मानता, तुम मुझे वहां देखना जो मुझे नहीं मानता, और तुम मुझे वहां भी देखना जो मुझे नहीं जानता। ऐसे हैं मेरे राम, सिया के राम, बापू के राम, मेरे राम श्री राम। बहुत खूब।
अब नाजिश जी की बारी है। नाजिश जी, आप किस कविता के साथ शुरुआत करेंगी? नमस्कार, आदाब। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझ में अंदर से इतनी तेज़ से बोलने की कोशिश करने के बावजूद आवाज़ तेज़ आ नहीं पा रही है। वहाँ पर बैठने पर इतनी मालूम नहीं पड़ रही थी, यहाँ पर आकर के पता चल रहा है वाकई में हम लोग इस वक्त कश्मीर में बैठे हुए हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक कविता लिखी है, मैं उसी से शुरू कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है मुझे लिखनी थी कविता। मुझे लिखनी थी कविता उस औरत की उदासी पर, मुझे लिखनी थी कविता उस औरत की उदासी पर, बुर्के पर उतराया जिसका उभरा पेट देखकर, बस की छिटपुट खाली जगहों पर रुमाल रख दिए गए। मुझे लिखनी थी कविता उस औरत की उदासी पर, बुर्के पर उतराया जिसका उभरा पेट देखकर, बस की छिटपुट खाली जगहों पर रुमाल रख दिए गए। मुझे लिखनी थी कविता उस माँ की बेचैनी पर, जिसने रखी बच्चे के टिफिन में रात की बची हुई बड़ियां। चूंकि बच्चे का नाम अब्दुल है तो संभाव्यता के नियम के तहत प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत पर्व पर बड़ियां बीफ भी बन सकती हैं। मुझे लिखनी थी कविता इस समय पर जब तुलसीदास की निर्मल छवि वाले सिया राम को जय श्री राम की आक्रामक उद्घोषणा में बदला गया। लेकिन ठीक इसी समय स्वीकारने दीजिए मुझे अपनी धूर्तता, लेकिन ठीक इसी समय स्वीकारने दीजिए मुझे अपनी धूर्तता, कूपमंडता और स्वार्थ कि पिता प्रेमी पति से अपने चरित्र का प्रमाण पत्र मांगते हुए मेरी आत्मा ने छुरा घोंपकर आत्महत्या की, कि पिता प्रेमी पति से अपने चरित्र का प्रमाण पत्र मांगते हुए मेरी आत्मा ने छुरा घोंपकर आत्महत्या की कोशिश की। खून से कत्थई हुए फर्श पर घुटने के बल देर तक बैठी रही, रात भर रुदाली रोई, ये जानते हुए भी कि बोलने कहने पढ़ने वाली स्त्रियां, ये जानते हुए भी कि बोलने कहने पढ़ने वाली स्त्रियां, चुप्पी के बजाय पलटकर जवाब देने वाली स्त्रियां, हर समय हर व्यक्ति हर समाज को नागवार थीं। हर समय हर व्यक्ति हर समाज को नागवार थीं। काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल आपकी कविता में था नाजिश जी। यही आपके व्यक्तिगत विचार भी हैं, लेकिन क्योंकि कई बार कवि की अभिव्यक्ति में उसके पर्सनल विचार होते हैं, कई बार आप समाज के हिसाब से उस चीज को लिखते हैं। जो समाज में दिखा रहा है, जो हम देख रहे हैं, हम वही लौटा देते हैं आप कविता में। कविता को समाज का आईना मानती हैं? लगभग। सुशीला जी, आप भी? देखिए, जो समय होता है ना, हम लोगों का सत्र का ये शीर्षक भी है, इस समय और कवि, तो इस समय को ही रचता है। कोई भी रचनाकार अपने ही समय को रचता है, और उस समय की जो विसंगतियां होती हैं, जो उथल पुथल होते हैं, जो पूरे विश्व में जो झंझावात चलते हैं, वो हर मनुष्य को कहीं ना कहीं उद्वेलित करते हैं। और जो संवेदनशील होता है, जो रचनाकार होता है, वो कहीं ना कहीं अपने को उन चीज़ों से रिलेट करके लिखता है। तो समय को तो हम लोग रचते ही हैं, ये मैं भी मानती हूँ। जो समय हमें दिखाता है उसी को हम लिखते हैं। पल्लवी जी, आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल। आप जब कविता रामराज कभी आएगा या नहीं? रामराज कैसे आएगा? हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, अयोध्या में भगवान श्री राम आ जाएंगे, तो राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य आएगा? मैं तो मानती हूँ कि हर इंसान के अंदर राम भी है, उसी के अंदर रावण है, उसी के अंदर सुप्रखा है, उसी के अंदर सीता है। जो इंसान अपने समाज को अच्छा बनाना चाहेगा वो राम राज्य लाएगा, लेकिन किसी एक के कहने से या किसी एक के सोचने से तो कभी नहीं आएगा। फिर हमें अपनी दृष्टि को भी उतना विकसित करना होगा। जब राम की बात होगी तो केवट की भी बात होगी, शबरी की भी बात होगी, मल्लाह की भी बात होगी, शूद्र की भी बात होगी, रावण की भी बात होगी। तो आपको अपने समाज के हर वर्ग को स्वीकारना पड़ेगा
उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने उत्थान से देश का उत्थान नहीं कर सकते। रामराज आएगा जब हर व्यक्ति किसी दूसरे पीड़ित शोषित को उठाने की बात सोचेगा और करेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लोग जो हमारे कवि हैं, जैसे जनसिता केरकट्टा एक हमारे इसमें की अच्छी कवित्री है, वो पहाड़ों की बात करती है, नदियों की बात करती है। तो जब आप पहाड़, नदी, मनुष्य, जानवर, आदिवासी सबको बचाएंगे तो राम राज्य निश्चित रूप से आएगा। बहुत खूबसूरत बात कही आपने यहाँ पर। अगर कविताएं समाज का आईना है तो ऐसे में किसी भी विसंगति, किसी भी तरह का जो आप आसपास चीजें देख रहे हैं उसमें फिल्टर लगाने की जरूरत है? क्योंकि नाजिश ने जिस तरीके से कहा उसमें तो कोई फिल्टर नहीं था। क्या फिल्टर है इन कविताओं में? मुझे नहीं लगता फिल्टर लगाने की जरूरत है। जब तक हम सच्चाई को नहीं दिखाएंगे तब तक हम इसको सुधार कैसे करेंगे? नाजिश जो कह रही हैं क्या वो गलत कह रही हैं? हम एक की बात नहीं करते। हो सकता है मेरे यहाँ वो माहौल ना हो, आपके यहाँ ना हो, लेकिन कहीं तो है। वही बात फिर से पूरे समाज के हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। वो गलत तो बिल्कुल नहीं कह रही है। फिल्टर लगाने की क्या जरूरत है? नाजिश, जब आप लिखती हैं तो आपके ऊपर किसी तरीके का कोई ऐसा दबाव होता है कि मैं इन शब्दों का प्रयोग करूं या फिर ना करूं, या फिर आप स्वेच्छा से लिखती हैं, जो दिल में आता है वो पूरी तरीके से कागज पर होता है? चूंकि आप साहित्य में हैं तो आप जस का तस चीजें नहीं रख देते। कई बार आप थोड़ा उसको खूबसूरत बनाने के लिए चीजें थोड़ी फिल्टर करते हैं, सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए। फिर भी आप कोशिश तो यही करते हैं ना कि जहां शब्दों के चयन की ही बात कर रही थी। फिल्टर से मेरा मतलब वही था, उससे मेरा मतलब ये नहीं था कि आपकी सोच फिल्टर, सोच वही रहेगी, लेकिन शब्दों के चयन को लेकर थोड़ी सी सतर्कता या किस तरीके से उसको। आपको लग रहा होगा अभी जो शब्द मैंने बोले जो नहीं, कई बार जज किया जाता है और खासतौर पर महिलाओं को तो जजमेंट का बहुत सामना करना पड़ता है। आपने ये फील किया होगा कि आपको लोग बताने आ जाएंगे कि आपने नाजिश ठीक नहीं लिखा है, आपको कुछ इसमें बदलाव करना चाहिए था, ये सोच ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अगर हम लिखने में भी वो लिख ना सके जो हम फील कर रहे हैं तो लिखने का मतलब ही क्या? मुझे लगता है कि कवि होने का मतलब बेसिकली यही है कि जो आवाजें अभी तक के दबी हैं या बहुत जो धीमे आ रही हैं, जो कवि होने का मतलब है। यहाँ पे तो खैर हम 3 स्त्रियां हैं, लेकिन जो पुरुष कवि हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि जब आप लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आवाजें बहुत धीमी हैं, जो सुनाई नहीं दे रही हैं, आप उनको शब्द दें। और जो आवाजें सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, सत्ता का मतलब केंद्रीय सत्ता भी होती है, पितृ सत्ता भी होती है, कोई भी जो आपको गवर्न करने की कोशिश कर रहा है, आप वहां तक अपनी बात रख पा रहे हैं और नहीं रख पा रहे हैं तो कवि उनको कहने की कोशिश करता है। मेरे हिसाब से कवि होने की परिभाषा यही है। पल्लवी जी, आपकी एक और रचना, क्योंकि बहुत सारे लोग रचनाएं ही सुनने आ रहे हैं, इसलिए अगर हम बातचीत कम करें, रचनाओं पर फोकस करें तो यहाँ पर तालियां मुझे शायद ज्यादा मिल जाएं थोड़ी। मैं अगली रचना सुनाऊंगी, युवा होता बेटा। मैंने अभी बहुत जल्दी लिखी थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे सरप्राइज देने आज अचानक 1 बजे आ गया। वो सामने बैठा है, वो दिल्ली से आया। भाई इनके साहबजादे। चलिए, आपके आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप अपनी माताश्री का यहाँ पर सेशन सुनने आए हैं। तो युवाओं के लिए दरअसल एक चुनौती होती है, तो मौसम की चुनौती है, प्लस कविताओं में मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन उतना इन्वॉल्व है। नहीं, मुझे लगता है जनरेशन आजकल की ज्यादा इन्वॉल्व है। बहुत युवा आए हैं, अनुराधा, रविकांत, सब लोग हाथ उठाओ, सब कविता सुनने ही आए हैं। बहुत जोश से भरे हुए युवा यहाँ पे। आपके कारण आए हैं या साहित्य के कारण आए हैं? पता नहीं, मेरे लिए ही आए हैं, मुझे तो लग रहा है। तो मैं अब कविता सुनाऊंगी, युवा होता बेटा। युवा होता बेटा मुझसे पूछता है, क्या तुम्हारा पहला क्रश मुझसे अधिक सुंदर था? मैं हाँ बोलती। उससे पहले मुझे उसकी आंखों में एक पुरुष का औत्सुक्य दिखाई दे जाता है। मैं थोड़ा रुक कर कहती हूँ, नहीं, मैं जब नहीं बोलती उससे पहले मुझे उसके आंखों में पुरुष का औत्सुक्य दिखाई दे जाता है। मैं थोड़ा सोच कर कहती हूँ, हाँ शायद तुमसे अधिक सुंदर था। वो मुस्कुरा कर रह जाता है। नहीं कहकर मैं मातृत्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती, फिर चूक जाती उसे ऐसा पुरुष बनाने से, जो
अपनी प्रेमिका या साथी के एक्स या क्रश से तुलना में आहत नहीं होगा। वो जान जाएगा कि किसी को प्रेम करने या पसंद करने जैसे भाव इतने निजी या सुंदर होते हैं कि उससे अभिहत होना एक पुरुष नहीं बेवकूफ होने की निशानी है। बहुत खूब। सुशीला जी, क्योंकि हमारे आज के सेशन का नाम ही कुछ इस तरह है, आज के समय की प्रासंगिकता क्या है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं, कवित्री की नज़र से और महिला की नज़र से भी? देखिए, समय को एक साधारण मनुष्य भी अपनी निगाह से देखता ही है, लेकिन एक कवि जो होता है, जो संवेदनशील होता है, जो जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं और ये कहते हैं कि वो बहुत ही डीपली जाता है वक्त के साथ, तो हमारे लखनऊ शहर या पूरे देश के जाने माने कवि हैं नरेश सक्सेना जी। उनकी मैं एक कविता कोट करना चाहूँगी। वक्त पर है, मरना है यह तो तय है, मरना है यह तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है, जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है, इतना बुरा समय है। तो समय को कौन कैसे परिभाषित करता है, ये तो हर रचनाकार अपने हिसाब से करता है। अहमद जफर का एक शेर है कि कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। तो वक्त के साथ बिना कदम ताल किए हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे कलाकार हों, चाहे किसी भी तरह के अपने काम में हो, उनको वक्त के साथ कदम ताल तो करना ही पड़ेगा। और वक्त की नज़ाकत को भांप लेना ही मनुष्य की सच्ची निशानी है। वक्त की सुइयां किसी के लिए रुकती नहीं है, कहा जाता है। तो वक्त पर निगाह बराबर हर घड़ी रखना ही हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में देखिए पूरे विश्व में कितना उथल पुथल है। कई देशों में मार काट मची हुई है और युद्ध एकदम लगातार जारी है, लोगों को इतना बुरी तरह से मारा जा रहा है। तो हम अगर आँख खुली रख के इस वक्त को नहीं देखेंगे तो हम कहाँ रहेंगे और क्या समझ पाएंगे, अपने जीवन के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और अपनी दुनिया और देश के लिए भी। नाजिश, अगर एक और रचना आपकी यहाँ पर आप प्रस्तुत कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे में रचनाएं थोड़ी मुझे लगता है गर्मी पहुंचा सकती हैं। नहीं, अभी मैं पहले आपके उस सवाल का जवाब मुझे बिल्कुल दीजिए। अभी आपने इनसे पल्लवी जी से पूछा था कि कविता में युवा कहाँ है ना, अभी आपने पूछा था, तो बात ठीक है। साहित्य वैसे भी सिलेक्टेड लोगों का ही माध्यम है। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो वो ज्यादातर आपको स्टैंड अप कॉमेडियन वहां पे आपको मिल जाएंगे या इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पर्सनली, जैसे मेरा भाई है, 20-21 साल उसकी उम्र होगी, उसका साहित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो जैसे हिंदवी या रेख्ता या हिंदगी या तमाम तरीके की वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अब पोस्टर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं कविताओं के, उनकी पंक्तियों के या कोटेशंस के, तो इससे होता यह है कि वो युवाओं में थोड़ा लोकप्रिय हो जाता है, वो उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। वो अब उसमें अगर कोई संवेदनशील है तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि अच्छा ये किसी कविता की पंक्ति है, किसी कविता का हिस्सा है, तो ये पूरी कविता कहाँ है, तो उस तक वो पहुंचने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जिसके अंदर संवेदनशीलता होगी वो कविता की तरफ बढ़ेगा, उसको ढूंढेगा, पढ़ेगा, और जिसके अंदर नहीं है तो उनके लिए तो हजार माध्यम ही है। तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो माध्यम आ रहे हैं और जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं उस तरह लोग बढ़ रहे हैं, युवाओं में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। बाकी मुझे लगता है कि फिर भी अगर आप संवेदनशीलता तो अंदर से ही आता है, ये आप हाँ, जिसमें संवेदनशीलता होगी वो आएगा। अब आप बहन है तो घर में माहौल भी है, लेकिन इसके बावजूद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये अंदर से होता है। अगर आप में संवेदनशीलता होती है तो आप उसको समझते हैं, तो आप उस तरफ आते हैं, और अगर नहीं है तब भी मुझे लगता है कि आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आप संवेदनशील बने। साहित्य आपको संवेदनशील बनाता है।
और मेरा दूसरा था, आपसे गुजारिश थी कि आप अपनी एक रचना यहाँ पर कविता एक कविता है बहुत छोटी सी कि दीन बचा रहे, कविता का शीर्षक है दीन बचा रहे। जब अल्लाह ने बनाए बेटे कहा जाओ अपने बाप की मदद करो, जब अल्लाह ने बनाए बेटे कहा जाओ अपने बाप की मदद करो, जब बनाई बेटियां कहा तुम्हारे बाप की मदद मैं करूंगा। अल्लाह के इस वादे पे रश्क खाते मोमिन मुसलमान बड़ी शान से करते हैं तस्करा कि दुध मोही लड़कियां जब की जा रही थी जमींदोज, मेरे मजहब ने उन्हें बख्शी इज्जत। कि दुध मोही लड़कियां जब की जा रही थी जमींदोज, मेरे मजहब ने उन्हें बख्शी इज्जत। जब वो बेटी हुई घर की रौनक बनी, बीवी हुई रहमतो बरकत बनी, जब बनी माँ कदमों तले उनके जन्नत हुई। और जान निसार उस रसूल पे जिसकी विरासत में कोई बेटा न था। आह मेरा मजहब वाह मेरा दीन करते हुए, आह मेरा मजहब वाह मेरा दीन करते हुए, जिन मर्दों की छातियां फक्र से चौड़ाई थी उन्होंने भी पैदा की थी बेटियां, कभी 3 कभी 5 कभी 7, सिर्फ एक बेटे की आस में जो जाए साथ उनके ईदगाह पढ़ने नमाज, कि दीन बचा रहे और बची रहे विरासत भी। बहुत खूब। तो ये तो सच्चाई के बेहद करीब आपने कविता सुनाई। पल्लवी जी, ऐसी ही कोई कविता जो हमारे समाज का आईना हो, जो हमारे आसपास घटित हो रहा हो उसका आईना हो? घटित हो रहा है तो नहीं, मैं जैसे औरतों की स्थिति की बात होती है तो अनामिका जी ने लिखा था, अनामिका जी बहुत बड़ी कवित्री, उन्होंने लिखा था कि हमें उस तरह से पढ़ा जाता है जैसे पढ़ते हैं फटे कागज, फटी हुई कॉपियों के कागज चना जोर भरने से पहले। तो औरतों को इसी तरह से देखा गया, लेकिन मैं इधर देख रही हूँ कि बहनापा बढ़ रहा है। तो जब बहनापे की बात करूंगी, मेरी सारी सहेलियां जो इतनी ठंडी में यहाँ आई हैं सबको शुक्रिया देते हुए। कौन कौन इनकी सहेलियां हैं, हाथ उठाइए। अरे वाह, काफी आप अपनी सब समर्थक साथ लेके बिल्कुल। आई। और जो कंचन जी कलिंग का प्रोग्राम है, ये इतनी ठंड में आई है, मुझे डर लग रहा है कल ये बीमार ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच आने के लिए और पल्लवी जी की हौसला अफजाई करने के लिए। और निजरा, सरिता, पल्लवी, यही सच्ची सहेलियां हैं भाभी। आपकी, कितनी ठंड में आई हैं आपके लिए। अब अब याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं औरतों की स्थिति पे एक कविता बोलूंगी जो आजकल हो रहा है। मुझे आकर्षित करती हैं तांबे आभा लिए वो तमाम स्त्रियां जिनकी त्वचा आग और धुएं से झुलसी हुई है, जो कलफ लगी सूती साड़ी, खद्दर के मोटे कुर्ते या गोल गले के टी शर्ट में सिमटी हुई हैं। इनका सौंदर्य आयातित बाजारवाद पर बीस पड़ता है। आंखों की चमक के आगे फीके पड़ जाते हैं समस्त फिल्टर। अग्नि का ताप लिए ये औरतें परिस्थितियों को धता बता संभावनाओं के तालाब खोदती हैं। इनकी खुरदरी उंगलियों में जड़ा हुआ है मधुमास के दिनों का दग्ध चुंबन। इनकी खुरदरी उंगलियों में जड़ा हुआ है मधुमास के दिनों का दग्ध चुंबन, और माथे पे खिंची हुई है सलाखों के भीतर कैद की छटपटाहट। इन्होंने परास्त की है रूढ़ियों, शील, स्त्रोचित आचरण और बंधनों की चतुरंगड़ी सेनाएं। विजय से उन्मत्त होकर जब इनकी ही माँ जाए, मतलब छोटी लड़कियां विजय से उन्मत्त होकर जब इनकी ही माँ जाए बजाना चाहती हैं दुंदुभी, ये आगे बढ़कर उन्हें रोक देती हैं। नहीं चाहिए इन्हें प्रसिद्धि। प्रकृति की बेटियां प्रकृति के सबसे करीब हैं। धान रोपती, धान कूटती, भात पकाती लड़कियां जानती हैं पेट की भूख सबसे बड़ी भूख है, और भूख लिंग भेद नहीं करती। इसलिए इन्होंने शुरू कर दिया है बेटियों को बेटों के बगल में परोसना। हर निवाले को समानुपात में विभक्त करती ये औरतें खुद को भी भूखा नहीं रखती। उस पिंजड़े का दरवाजा तोड़ दिया है जिसके भीतर रखे थे सुनहरे उपहार। काली मोतियों की मालाएं उतार एक पैर में काला धागा बांधती ये औरतें जानती हैं। एक पैर में काला धागा बांधती ये औरतें जानती हैं सूरज से ज्यादा जरूरी है पैर। इनके सहारे ही निकल जाएंगी तुम्हारे बनाए वृत्त की परिधि से बाहर।
इस बृहत्तर दुनिया में अपने लिए एक कोने की तलाश में। बहुत खूब। सुशीला जी, क्योंकि हम युवाओं की बात कर चुके, महिलाओं की बात कर चुके, प्रेम की बात कर लेते हैं सबसे आखिर में। आपकी कविताओं में प्रेम का कितना जिक्र और कितना आप उसको अपनी कविताओं से जोड़कर देखते हैं? देखिए, प्रेम के बिना तो ये जीवन ही नहीं है, तो प्रेम तो हर जगह जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया के लिए जो आधार है वो प्रेम ही है। युद्ध कभी भी जीवन को या जिंदगी को बचा नहीं सकता है, प्रेम ही बचाता है। तो प्रेम तो हर यत्र तत्र सर्वत्र है जो कहते हैं। और प्रेम पर लिखना आसान भी लगता है और कठिन भी है, क्योंकि प्रेम जो है ना वो मनुष्य बनाता है। मुझे जहाँ तक मैं महसूस करती हूँ कि वो चाहे वो माँ से प्रेम हो, पिता से प्रेम हो, बेटे से प्रेम हो, बेटी से हो, या किसी भी जीव से हो, पृथ्वी के किसी भी जीव से हो, या निर्जीव भी किसी चीज से आपको प्रेम हो, तो वो आपको मनुष्य ही बनाता है। तो कविता में प्रेम को समाहित करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं लिखती हूँ कविता प्रेम पर। लेकिन मैं अभी पढ़ूंगी एक अपनी अलग फ्लेवर की कविता। कविता का शीर्षक है चुप्पियाँ। बहुत सारे दोस्तों ने सुनी भी है वो कविता, और सईद अंसारी जी ने मेरी बहुत अच्छी कविता पढ़ी, उसके लिए शुक्रिया। और लखनऊ में आपने इनका जिक्र ही कर दिया, मेरी नींद ही नहीं आएगी रात में। बहुत अच्छी कविता, मेरी प्रिय कविता आपने पढ़ी, तो इसके लिए अलग से शुक्रिया। मैं अपनी कविता पढ़ रही हूँ, चुप्पियाँ। जब बोलना निहायत जरूरी था, कुछ लोग चुप थे। जब बोलना निहायत जरूरी था, कुछ लोग चुप थे। लिपियों के लिबास में तरह तरह की चुप्पियाँ थीं। लिपियों के लिबास में तरह तरह की चुप्पियाँ थीं। जिस तरह लंबी सुरंग से जिस तरह गुजरती है ट्रेन, गुजर रहे थे लोग भाषाओं से होकर। गुफाओं में करा रहे थे कुछ अर्थ। गुफाओं में करा रहे थे कुछ अर्थ, जैसे घायल शेर पड़े हों खूंखार। गीदड़ों की हुक्का हुआ, उल्लुओं के मनहूस स्वर, और पता नहीं बिल्लियां रो रही थीं या गा रही थीं। अक्षर नहीं, उनकी जगह अखबारों में चमगादड़ आकर लटक गए थे। कहकहे भी थे दुर्गंध फैलाते हुए। चोर की तरह सेंध लगा रहे थे कुछ शब्द। फुसफुसाहटों में बदल चुकी थी अस्मिताएं। सूखने लगी थी नदी, दरकने लगे थे पहाड़, चिटकने लगी थी धरती। गर्द से भर गया था पूरा आसमान। जब बोलना निहायत जरूरी था, कुछ लोग चुप थे। तो मुझे लगता है कि जो समय है उसको व्याख्यायित करने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और बोलते रहना ही होगा। बिना बोले कभी भी हम ना अपना भला कर पाएंगे, ना इस पृथ्वी का भला कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बोलने के लिए, और हमारे साथ साहित्य आज तक के मंच की शोभा बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत शुक्रिया तीनों के लिए। और नेहा आपने बहुत अच्छी तरह हम लोगों से बात की, इसके लिए अलग से आपको धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ आई, और आधे घंटे तक यहाँ पर बैठना अपने आप में एक कुछ मित्र जस्ट अभी पहुंच रही हैं, जो प्रोग्राम जो भी अभी इनकी मित्र अभी भी पहुंची हैं। आप सच्ची मित्र नहीं है इनकी, बाकी सच्ची मित्र सब चल के गई हैं। मेरी कितनी मित्र बैठी है मैं बता दूं। प्रज्ञा पांडे, विजय पुष्पम, मधु अग्रवाल, और पूनम हिम्मत, और कंचन जायसवाल, सरिता निर्झरा, मेरी भी सारी दोस्त हैं। एक दूसरे नादिश को कहना चाह रही है। मैं कह रही थी कि मैंने प्रेम कविता नहीं सुनाई, मैं एक छोटी सुना दूं। बिल्कुल, उसी से प्रेम के लिए हमेशा गुंजाइश है हमारे मंच पर। बहुत काफी पुरानी है। कविता का शीर्षक ही नज्म है, बल्कि इसका शीर्षक है काफिर। माहौल बहुत ज्यादा ठंडक हो रही है, उसके नाते मुझे लगा कि मैं यही सुना देती हूँ। पहले ही जमा रखा है चांद पर कब्जा तुमने, पहले ही जमा रखा है चांद पर कब्जा तुमने। सितारे भी तुम्हारी दिए जैसी आंखों का पता देते हैं।
कमरे में टंगे पंखे से कुछ कानाफूसी कर गए हो क्या? कमरे में टंगे पंखे से कुछ कानाफूसी कर गए हो क्या? वो भी रेंगते हुए तुम्हारा ही नाम लेता है। उन नींदी आंखों को जगा देती हैं अचानक तुम्हारे हाथों की थपकी भरी लोरियां। सजदे में पेशानी मेरी तुम्हारी हथेलियों से टकराती है, दुआओं में भी आंख मिचौली खेलते हो। बावरा मन बिक गया है तुम्हारे हाथों। अब तो डर लगता है मुझे कि मेरे सजदों को आवारा बनाकर ईमान में शिर्क मिलाकर कहीं तुम मुझे काफिर न बना दो। बहुत खूब। मैं भी एक प्रेम कविता सुना हाँ, दूं, प्रेम क्योंकि कविता जरूर बहुत सुनाइए। लास्ट और में मेरी जो दोस्तें आई उन्होंने सईद मेरा अंसारी एक लाइन जी- भी नहीं सुना। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुना दी थी। मैं लास्ट एक कविता देखिए, जो नहीं प्रेम लिखी- आखिर में आ गया, जबकि प्रेम तो इससे शुरुआत होनी चाहिए थी। माहौल पर ज्यादा आप ठंडा हो सबने गया ऐसा ना। माहौल बनाया कि मैं भी डर गई, भैया प्रेम के बारे में सबसे आखिर में बोलेंगे। मीठा मीठा एंड कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अब अच्छा एंड कर रहे हैं। शम्स के इंतजार में, मेरी कविता है शम्स के इंतजार शम्स में। हमारे यहाँ एक एंकर हैं, अगर आपने सुना हो हाँ, उनका मैं नाम। जानती हूँ। मैं पहुंचाऊंगी उन तक ये कविता। हाँ, पहुंचाइए। बर्फ गिरने का मौसम है। मौसम सब कुछ आपके अनुकूल है, कविता प्यार से सुनिएगा। बर्फ गिरने का मौसम है, हवाओं की ठंडक जिस्म को छेद रही है। शीत से भीगी सड़कें अलाव की आस में दहक रही हैं। कि पेड़ों को कंबल नहीं ओढ़ाए जाते, इसका मतलब ये तो नहीं वो ठिठुरते नहीं हैं। वो पूरी रात जागते हैं शम्स के इंतजार में। मैं भी लंबी प्रतीक्षा में हूँ। नीले वसंत सा अंबर रंग बदलता रहता है। उसका काला रंग और उस पर टके चमकीले सितारे मेरे साथ पूरी रात जागते हैं। सड़कों पर जलते हैलोजन की तरह हीटर का ताप भी नकली है। मैं भी सड़कों और पेड़ों की तरह शम्स के इंतजार में हूँ। वो आएगा और मैं उसकी बाहों में सिमट कर फूल बन जाऊंगी, पंखुड़ी बन झर जाऊंगी उसके ही पैरों पर। मेरी ठंडी होती देह उसे देख मुस्कुराएगी। रूह उस क्षण तक इस देह का साथ देगी जब उसका ताप अधरों से होकर मेरी हर घूंट में भर जाएगा। तब तक अपनी आंखों को मूंद मैं जीती रहूंगी अपने शम्स के इंतजार में। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी प्रेम कविता है। नदी की लहरें जानती हैं मछलियों से प्यार करना, पत्थरों के बीच बहना, सहना रेतीला सानिध्य। नदी की लहरों से पूछना पानी हो जाने की कथा, तुम पूछना उनसे प्यास बुझाने का हुनर। नदी की लहरों से जानना पृथ्वी को गले लगाने की लगन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। जोरदार तालियां हो जाएं। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम साहित्य का मंच लखनऊ में सजाते रहें और आप तीनों से दोबारा भेंट हो सके। धन्यवाद।